आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अब उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसी सिलसिले में फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज और मटेरियल फैक्ट शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। दैट मीन आपका बिजनेस है, राइट, और आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है उनका फुल्ली डिस्क्लोज होना जरूरी है। उनको पूरी तरह से उनको बताना जरूरी है कि वो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपने किए, वो जो अमाउंट, वो जो मटेरियल आपने रिकॉर्ड किया, वो मटेरियल आया कहाँ से, कितने का आया, कौन से शॉपकीपर से आप उसको परचेज कर रहे हैं, कौन से शॉपकीपर को आप उसको, कौन से कस्टमर को आप उसको सेल कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए रिलेटेड टू दैट ट्रांजेक्शन which you are going to record in your accounting information. Disclosing of material facts does not mean leaking out the secret of the business. अब दैट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्क्लोज करने का मतलब आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को आउट कर रहे हैं, आप बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउट कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड और जो भी अकाउंटिंग यूजर्स को उनके डिसीजन लेने में हेल्प करे, ऐसे फैक्ट, ऐसे इंफॉर्मेशन उनको जरूर डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए, जिससे कि आपके बिजनेस के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, प्लस जो भी आपके यूजर्स हैं वो यूजर्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने डिसीजन ले सके। तो डिस्क्लोज करना जो भी मटेरियल थिंग्स है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो एक इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करे, जो उनको जाननी जरूरी है, वो डिस्क्लोज करनी जरूरी है, ना कि आप अपने बिजनेस की सीक्रेट लीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बट डिस्क्लोज्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच हैज अ मटेरियल इंटरेस्ट, दैट मीन जो यूजर्स को इंपॉर्टेंट हो, नेसेसरी हो, जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो, उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। मटेरियल इंटरेस्ट टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको जो भी डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती हैं, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कराएं, आप उनको डिस्क्लोज करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस पे बात करते हैं। According to this concept, all anticipated or expected losses should be recorded in the books of account, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. What does it mean? इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल दिवाली आ रही, दिवाली आएगी, दिवाली पे आपको अपने ड्रेसेस वगैरह और वो सब फायर क्रैकर्स और भी चीजों के लिए एटलीस्ट 5000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। दिवाली आएगी 2 महीने बाद, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। आपके पॉकेट में केवल 1000 रुपीज है, आपको पता है कि 2 महीने बाद में 5000 रुपए आपको चाहिए, इसमें से 1000 आपके पॉकेट में 4000 और चाहिए। आप आज पापा अपने फादर के पास गए, फादर से कहा कि मुझे 4000 रुपीज दे दो। फादर ने कहा कि नहीं है, इतना तो नहीं है मेरे पास में, तुम तो एक काम करो 2000 मुझसे ले लो, बाकी और 2000 मेरे पास नहीं है। आपने कहा ठीक है 2000 तो दे दो, अब आपको 5000 में से 3000 आपके पास में आ गए। 1000 आपके पास में थे, 2000 आपने फादर से और ले लिए, अब 2000 और बच, ये 2000 आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। कब जरूरी है? 2 महीने बाद। अब आपके पास 2 महीने है, अब आप क्या करेंगे? जो भी आपको पॉकेट मनी मिल रही है उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके चले, जो आपको 2000 रिकवर हो जाए, और 2 महीने बाद में जैसे ही आपको एक्सपेंसेस की जरूरत या अमाउंट की जरूरत होगी, आपके पास टोटल 5000 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस आ रहा है या एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए आप पहले से ही मैनेज करके चलें, पहले से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप अपने प्रॉफिट में से, अपने पॉकेट मनी में से सेव करके चलें, जिससे कि फ्यूचर की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने फादर को कहा कि फादर मुझे 5000 रुपीज चाहिए, पापा ने कहा ठीक है 2 महीने बाद ले लेना। अब फादर ने ये एश्योर कर दिया कि 2 महीने बाद वो दे देंगे, यानी 2 महीने बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, यानी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो उस प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना आप अरेंजमेंट करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप थोड़ा 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 करके अमाउंट ऐड करना है या अमाउंट को सेव करना चालू करें, नहीं। तो ये कॉमन सेंस है हमारा, डेली रूटीन में भी हम लोग ये करते हैं कि आपको पता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या फ्यूचर में आपको एक्सपेंस आने वाला है, तो एक्सपेंस बर्डन नहीं पड़े आपके ऊपर, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सेव करके चलते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट के लिए हम लोग कोई प्रोविजन, कोई सेविंग्स नहीं करके चलते। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड। जितने भी एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड लॉसेज है आपको उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, आपको उनके लिए पैसा अमाउंट सेव करके चलना चाहिए in the books of accounts, but all anticipated और unrealized gain should be ignored। आपको पता है फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो आप उनको सेव मत करो,
आप उसके लिए अमाउंट मत जोड़ो। आपको पता है 10,000 आपके पास में इनकम आने वाली है, तो आप उसके लिए थोड़ी ना अमाउंट ऐड करेंगे, अमाउंट सेव करेंगे। जो फ्यूचर लॉसेज हैं आप केवल उन्हीं को सेव करके चलते हैं, उन्हीं के लिए सेविंग बना के चलते हैं। कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये जो कंजर्वेटिज्म है ये हम लोग भी डेली रूटीन में और हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हम लोग इसको भी अप्लाई करते हैं कंजर्वेटिज्म को, कि हम लोग फ्यूचर लॉसेस के लिए पहले से सेफ जोन में चलते हैं। अगर आपको पता है एक्सपेंसेस आने वाला है, बड़ा सा एक अमाउंट आपको स्पेंड करने वाला है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सेव करके चलते हैं। तो ये कैसे, ये क्या है, ये एक पॉलिसी है जो कि प्लेइंग सेफ, जो आपको बिजनेस को रन करने में, सेफली रन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। आपने गुड्स को सोल्ड किया, राइट, क्रेडिट पे सोल्ड किया, 2 महीने 3 महीने बाद क्रेडिट पे सोल्ड किया, और वो जो गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, तो जो पर्सन जिसने आपको जिसको आपने गुड्स सोल्ड किया वो आपके लिए डेटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटर अमाउंट नहीं देगा तो ये क्या है, ये फ्यूचर लॉस हो सकता है। आपको डेटर मना कर रहा है कि सर हो सकता है मेरे पास अमाउंट नहीं हो, या आपको ये डाउट हो कि डेटर आपको अमाउंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए, अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो आप अपनी सेविंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेंगे, जोड़कर चलेंगे, अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके चलेंगे। तो ये क्या है, ये आपके बिजनेस को स्मूथली, हो सकता है फ्यूचर में ऐसे लॉसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस तरह के इवेंट्स भी अकर हो सकते हैं, किसी भी तरह का लॉस आपको अकर हो सकता है। तो लॉस से बचने के लिए और सडनली बर्डन को फेस करने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेफ होके चलते हैं। तो सेविंग्स बना के चलनी बहुत जरूरी होती है। अब सेविंग सब बनाते हैं, आपके मदर, आपके फादर, इवन हम लोग भी सेविंग बना के चलते हैं, पॉकेट मनी पॉकेट में सेव करके चलते हैं। जैसे कि फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस आ जाए जिसकी आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई लॉस आ जाए तो उस लॉस को कवर कैसे करेंगे, तो उस लॉस को हम लोग इस तरह की सेविंग से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से जज करते हैं। बॉट 10 बुक्स एट द रेट 100 ईच, तो टोटल आपने अमाउंट कितने में कितना स्पेंड कर दिया, टोटल आपने एक्सपेंस कर दिया 1000 रुपीज, राइट। अब आपने क्या किया, फ्यूचर में 5 बुक सोल्ड कर दी एट 150 ईच। तो सोल्ड करने से जो भी आपको अर्न हुआ है, जो भी आपने रिसीव किया, वो क्या है आपके लिए 750 रुपीज, और ये क्या है आपके लिए रेवेन्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि बताए प्रॉफिट है या लॉस है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। तो 1000 रुपीज में आपने परचेज किया और 750 में आपने सेल कर दिया, इसका मतलब आप 250 लॉस। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 रुपीज आपने यहाँ पे मैच किया है कॉस्ट का रेवेन्यू से, ये गलत है। यहाँ पर आपने कितनी रेवेन्यू, कितनी बुक्स पे रेवेन्यू जनरेट की, केवल 5 बुक्स पे रेवेन्यू जनरेट की। तो आपको ये पता करना है कि 5 बुक पर कॉस्ट कितनी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट आपने कितनी यहाँ पे एक्सपेंड किया, 500 कॉस्ट एक्सपेंड किया। तो रेवेन्यू जो आपने अर्न की, पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने रेवेन्यू कैलकुलेट की, उसके बाद में रेवेन्यू पे जितनी कॉस्ट आपने लगा दी वो कॉस्ट को कैलकुलेट किया, और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद रेवेन्यू को पर्टिकुलर रिलेटेड कॉस्ट से ही मैच किया, ओवरऑल कॉस्ट से मैच नहीं किया, केवल रेवेन्यू से रिलेटेड कॉस्ट से उसको मैच किया। तो आप कह सकते हैं कि 750 आपने अर्न किया, 500 आप एक्सपेंड कर चुके हैं, तो इसका मतलब 250 रुपीज प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये करेक्ट जजमेंट है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहते हैं क्या, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। तो प्रॉफिट और लॉस जज करने के लिए आपको पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, कितना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, and then cost incurred to generating that revenue should be recognized। तो कॉस्ट यानी इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, 5 बुक से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने 5 बुक पर कितनी कॉस्ट लगा दी, उसके बाद आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। पहले रेवेन्यू डिटरमाइन करो, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितनी आपने कॉस्ट इनकर्ड यानी कॉस्ट लगा दी, एक्सपेंड कर दिया, अमाउंट लगा दिया, वो आप इनकर्ड कर, वो आप डिटरमाइन करो। आफ्टर दैट रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विथ कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद में ये जो रेवेन्यू है इसको आप कॉस्ट से मैच करो, करेक्ट डिटर्मिनेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कह सकते हैं कि 750 में से 500 आपने कॉस्ट लगा दिया, तो 250 आपने अर्न किया, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, ना कि 1000 और 750 का डिफरेंस वो आपके लिए प्रॉफिट था। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और डेली रूटीन में भी हम लोग इसको यूज करते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बैकबोन है अकाउंटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी अकाउंटिंग इसी पर बेस्ड है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है? इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। जो भी अकाउंटिंग है, जो भी अकाउंटिंग, उसका बेस है ये प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, दो साइड इफेक्ट होता है, दो दो साइड इफेक्ट उसके होते हैं। दो इफेक्ट कैसे? देखें, मैं इसको हम लोग इलस्ट्रेशन समझते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉट गुड्स, बॉट फर्नीचर, ₹40,000। आपने 40,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। अब ये जो आपने फर्नीचर परचेज किया, इसके दो इफेक्ट, दो जो एस्पेक्ट है वो क्या है? फर्नीचर आपने परचेज किया तो आप शॉपकीपर से क्या लेके आए? फर्नीचर। यानी फर्नीचर आपके बिजनेस में आ गया तो आप उसको कहेंगे फर्नीचर प्लस। कितने अमाउंट का फर्नीचर आया? 40,000 रुपीज का। आप फर्नीचर लेके आ गए, बदले में आपने क्या किया? 40,000 रुपीज पे किया। यानी दूसरा जो इफेक्ट पड़ा वो किस पे पड़ा? वो पड़ा कैश पर। कैश क्या हुआ? माइनस, कैश गया आपके पास से 40,000 रुपीज। तो कहते हैं डबल एस्पेक्ट। एक साइड आपके पास कुछ प्लस हो रहा है तो एक साइड आपके पास कुछ माइनस हो रहा है, और जो भी दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो डबल एस्पेक्ट, जो टू फोल्डेड इफेक्ट है, वो सेम अमाउंट से होने चाहिए। दोनों का जो टोटल है या दोनों का जो अमाउंट है, दोनों साइड प्लस और माइनस साइड, वो इक्वल होनी जरूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन था हमारे पास में, हैज ए डुअल और टू फोल्डेड इफेक्ट। आपने परचेज किया, फर्नीचर आपके पास में बिजनेस में आ गया, लेकिन कैश आपके बिजनेस से चला गया, तो कुछ प्लस हुआ कुछ माइनस हुआ। एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेस। अब आप इसको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करोगे? एक तो फर्नीचर की टर्म में रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर का जो अकाउंट बना रखा है उसमें आप रिकॉर्ड करोगे। एक कैश टर्म में आप इसको रिकॉर्ड करोगे, जो भी कैश का अकाउंट आपने बना रखा है आप उसमें इसको रिकॉर्ड करेंगे। दिस प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये जो डबल एस्पेक्ट है वो इस टर्म, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग इसको टैली कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूं। लोन टेकन ₹1,00,000। आपने बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपीज का, राइट? अब जो लोन लिया, आपके पास क्या आया? कैश। कैश आपके पास क्या हुआ? प्लस कितना? 1,00,000 रुपीज। अब ये जो बिजनेस के लिए आपने लोन लिया 1,00,000 रुपीज, क्या ये आपका है? नहीं, ये बैंक से आपने उधार लिया और आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितने भी क्रेडिट्स और जितने भी बोरोड अमाउंट होते हैं जो आपको पेमेंट करने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। यानी ये जो लोन है, जब आपको लोन देना पड़ेगा, यानी आपकी एक लाइबिलिटी अराइज होगी, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो आपकी एक लाइबिलिटी प्लस होगी, एक पेमेंट करना पड़ेगा आपको। जब तक लोन नहीं था तब तक कोई पेमेंट नहीं था, अब लोन पे है तो आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा लोन का, तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो भी क्या होगी? अराइज प्लस होगी। कितना? 1,00,000। तो कैश क्या है? कैश आपके लिए एसेट्स है, जो भी आपके पास रिसीव हुआ वो एसेट्स। लोन जो आपने लिया, जो आपको पे करना होगा, वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। यानी असेट्स इंक्रीज हुई 1,00,000 से और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई 1,00,000 से, राइट? अब इस इक्वेशन, इस ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन हम लोग इस इक्वेशन में दिखाएं। असेट्स है कैश, तो इसमें आपको कैश का एक कॉलम देना पड़ेगा, इसमें आपने दिखाया 1,00,000 इज इक्वल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपके पास क्या है? लोन। लोन कितना इंक्रीज हुआ? ये भी प्लस हो गया 1,00,000 से, तो ये भी प्लस हुआ और ये भी प्लस हुआ, कितने से? 1,00,000 से। क्या क्यों लाइबिलिटी है? नहीं, तो आप इस लाइबिलिटी को नहीं दिखाएंगे। अब देखें, दो साइड इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश और एक लोन। जरूरी नहीं है कि वो प्लस माइनस हो, दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है। तो ये जो आपका जो ट्रांजेक्शन है, ये इक्वेशन में इस तरह से सेट हो रहा है। असेट्स के लिए हम लोगों ने कैश दिखा दिया, लाइबिलिटी हम लोगों ने लोन दिखा दिया, दोनों का दोनों 1,00,000 रुपीज से इक्वल है। तो ये जो डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है वो ये कहता है, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी इवेंट है, उसका डबल एस्पेक्ट यानी टू फोल्डेड इफेक्ट होते हैं, और जो फोल्डेड इफेक्ट होते हैं वो आपको इक्वेशन से थ्रू आपको चेक करना होता है कि ये सही है या गलत है। तो ये आपका डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पे हम लोग बात करें रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू को कब माना जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दूंगा, अगर आपने 2020 2019 31 जनवरी को मशीनरी सोल्ड की ₹20,000 एट 4 months क्रेडिट, यानी आपने 31 जनवरी को मशीनरी सोल्ड की 4 मंथ के क्रेडिट पे, तो आपको अमाउंट कब रिसीव होगा? 4 मंथ आफ्टर, यानी 31 जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी आप अमाउंट रिसीव करेंगे मई में, 31 मई, राइट। ये जो मई होगी ये कौन से ईयर की होगी? 2020। यहां 2020 पे आपको क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड होगा, राइट। ये जो आपका ईयर है जो 31 जनवरी को था, ये एंड कब होगा? ये एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020 को, ये ईयर एंड हो गया। और 1 अप्रैल 2020 से आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, राइट। अब बात ये करते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपने गुड सोल्ड किया वो तो किया प्रीवियस ईयर में 2020, जिसमें मार्च एंड हो गया, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो ईयर था ये कौन सा था? 2019-20, और ये जो ईयर है ये कौन सा है? 2020-21। तो आपने गुड्स तो सोल्ड किया 2019-20 में, लेकिन आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 2020-21 में। तो अब क्वेश्चन आपको ये होता है कि आप रेवेन्यू यानी इनकम को कब माने? आपको रेवेन्यू जनरेट हुई, आपने पैसा कमा लिया, वो कौन से ईयर में कमाया? 2019-20 या 2020-21? तो उसका आपको आंसर देगा ये कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज। रेवेन्यू आपको रियलाइज कब माना जाएगा? कब आप उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ, आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने कमा लिया? When a transaction has been entered into and obligations to receive the amount have been established। मतलब जब ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो गया, इस डेट इस ईयर, यानी इस ईयर में ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो गया, अब जब आपने सोल्ड कर दिया तो अमाउंट रिसीव्ड करने का राइट आपको इसी ईयर मिल गया। अगर जो पर्सन जिसको आपने सोल्ड किया वो आपको अमाउंट नहीं देता है 31 मई को, तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आपके पास में जो राइट आ गया अमाउंट रिसीव करने का, वो कब आया? वो आया 2019-20 वाले ईयर में। तो जिस ईयर आप अकाउंट आपका ट्रांजेक्शन फोर्स में आ गया और आपको लीगल ऑब्लिगेशंस रिसीव द अमाउंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी अमाउंट रिसीव करने की ऑब्लिगेशन आपको यही इसी ईयर मिल गई। इस ईयर आपके पास पावर आ गई कि अब आप इसका अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट सामने पर्सन पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। तो जिस ईयर यानी जिस टाइम पे आपको अमाउंट रिसीव करने का राइट मिल जाए, ऑब्लिगेशंस मिल जाए, उसी ही ईयर को में वो इनकम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपको कैश रिसीव हुआ हो इस ईयर चाहे नहीं। कैश तो रिसीव अगले साल होगा ना आपको 2020-21 में, लेकिन कैश रिसीव करने की ऑब्लिगेशंस आपको इसी ईयर मिल गई, तो ये इनकम यानी रेवेन्यू भी इसी ईयर की मानी जाएगी और इसी ईयर के अकाउंट में आप इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। It is to be noted the recognizing revenue and receipts of amount are two separate aspects। रेवेन्यू जनरेट होना और अमाउंट रिसीव होना दो डबल एस्पेक्ट हैं, यानी दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। यहाँ पे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई, इनकम जनरेट हो गई, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड आपको इस ईयर हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे जब आपके पास में ऑब्लिगेशंस पावर आ गई अमाउंट रिसीव करने की, आपके पास लीगल राइट आ गया अमाउंट रिसीव करने का, प्लस आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फोर्स में आ गया, उसी ही ईयर आपको ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए, राइट। तो ये आपका था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।